आपने फिल्म देखी 12th फेल? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले ही थिएटर में देखी मैंने। कैसा लगा? मतलब वही टाइम याद आ गया। मैं खुद 11th फेल हो करके और आज की डेट में हिमाचल सरकार में एसडीएम हूँ। तो कोई भी जो ठान ले वो कुछ भी कर सकता है। 7th क्लास में था तो पिताजी ने साइकिल चलाना सिखाई थी और मैं अपने घर से करीब 20 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है, सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचना होता था। मैं साइकिल चला के जाता था और उसके ऊपर का मुझे कुछ चलाना नहीं आता था, ना बाइक ना कार, और सीधे वहां जाके मैं हवाई जहाज चलाता था। साइकिल से हवाई जहाज तक खूबसूरत नज़ारा होता है। मतलब उस क्षितिज को पहली बार देखना जिंदगी में, और आप खुद फ्लाई कर रहे हैं, सारे कंट्रोल आपके हाथ में और आप फ्लाई करते हैं। हिमाचल का प्रशासन क्या हिमाचल के आर्टिस्ट को डायरेक्ट नहीं इनवाइट कर सकते? मैं तो पर्सनली डायरेक्ट ही करता हूँ। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है हमारा एपिसोड नंबर 20। एपिसोड 20 तक हम पहुंच गए हैं। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है द हिमाचली पॉडकास्ट को, इसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और एपिसोड 20 में हमें ज्वाइन किया है केशव सर ने, जो कि लाहौल स्पीति के उदयपुर में एज ए एसडीएम पोस्टेड हैं। इनकी जर्नी इन्होंने हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर की है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th फेल से लेकर HAS ऑफिसर बनने तक की उनकी ये जर्नी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू। आप सर पहले सिविल सर्वेंट हैं हिमाचल प्रदेश के जो द हिमाचली पॉडकास्ट में आए हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत सारे हमें कमेंट्स आते हैं कि सर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी बुलाइए, उनका स्ट्रगल, उन्होंने कैसे कैसे जो सक्सेस उन्होंने अचीव करी, वो स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सर बताइए ना, व्हाट्स योर स्टोरी? थैंक यू। सबसे पहले तो उपदेश जी आपका धन्यवाद। और स्टोरी की शुरुआत करें तो बेसिकली मूलतः मैं कुल्लू में बंजार सब डिवीज़न है। ओके। वहाँ पलाइच पंचायत है मेरी, पलाइच गांव है। तो मेरे जितने पुरखे हैं, मेरे दाद के वहाँ पर हैं। और मेरे दादा दादी जी जॉब के लिए शिमला आ गए थे। ओके। 30s में। और सिर्फ 5 साल के थे मेरे पिताजी, तो वो दादा दादी दोनों एक्सपायर हो गए। तो ही वॉज द सेल्फ मेड मैन और मेरे आइडियल मेरे पिताजी हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा, पहले वो नेवी में भी जॉब में रहे, INS विराट पे। ओह वाह। और उसके बाद वो यहाँ छुट्टी आए थे 62 में शिमला। तो उसमें जहाँ आजकल हिमाचल प्रदेश सचिवालय है जी, वहाँ होता था रेलवेज का ऑफिस। ओके। और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग भी AG ऑफिस के साथ थी शिमला में, जो रेलवे रिसर्च का एक ऑफिस था। ओके। लेकिन 60s में 62 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उस टाइम क्या होता था, शिमला को ब्लैकआउट कर दिया जाता था, पूरा अंधेरा कर देते थे कि कोई जो दुश्मनों के जहाज़ हैं वो कहीं बॉम्बार्डिंग ना कर दें, तो कोई माचिस भी नहीं जलाता था। अच्छा। तो वो इसलिए कि रेलवे रिसर्च का जो सारा कुछ यहाँ है, आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों की राजधानी 6 महीने हमारा शिमला होती थी। राइट। तो कि वो रिसर्च ना ख़त्म हो जाए बॉम्बार्डिंग से, तो वो ऑफिस 64 में यहाँ से शिफ्ट हो गया लखनऊ। उसका नाम है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। वो किसी रेलवे के जैसे नॉर्दर्न साउदर्न है उनके अंडर नहीं आता है, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। ओह वाह। तो पिताजी वहाँ शिफ्ट हो गए 64 में। ओके। और मेरी माता जी वो JBT टीचर थी। अच्छा। और वो अपनी फैमिली में सबसे पहले उन्होंने ही 10th किया और वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुई। उन्होंने JBT मंडी से किया था। ओह वाह। और उसके बाद उनकी फर्स्ट पोस्टिंग यहीं हुई थी, साथ में चाइल में। ओके। और चाइल में वो रहे, पेरेंट्स की मैरिज 69 में हुई। ओके। फिर फादर वहाँ पोस्टेड थे, मदर यहाँ थे। तो फिर मम्मी ने क्या किया कि भाई फैमिली प्लान करनी है, तो उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। ओके। और वो भी लखनऊ ही शिफ्ट हो गया। और मेरा बर्थ वहाँ 74 में लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में हुआ। अच्छा। और उसके बाद मेरी एजुकेशन वहीं पर केंद्रीय विद्यालय में हुई। तो केंद्रीय विद्यालय RDSO लखनऊ का छात्र रहा मैं। और बहुत ही उम्दा पढ़ाई वहाँ पर। उनकी केंद्रीय विद्यालय में मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर आता है
और इतनी अच्छी तरह अपब्रिंगिंग वहाँ हो रही थी और सीबीएसई बोर्ड था कि टीचर्स बच्चों के अंदर क्या खासियत है उसको उभारने में बहुत सहयोग करते थे। अच्छा। और बिल्कुल ऑडियो विजुअल तरीके से उस समय पढ़ाया जाता था, प्रैक्टिकल्स पढ़ाए जाते थे, मतलब एक छोटे से छोटा एक्सपेरिमेंट भी हमें करके दिखाया जाता था। ओके। तो उन टीचर्स का बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़ा स्कूल था, उसमें मतलब फुटबॉल स्टेडियम ही आप देखें, जैसे फुटबॉल का एक कोर्ट होता है तो 4-5 थे। ओह वाओ। एक वहाँ सब्जेक्ट होता था SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ओके। तो टीचर्स से हमें इलेक्ट्रिक वायरिंग करना भी सिखाते थे और निटिंग करना भी सिखाते थे और बाकी गुड़िया बनाना भी सिखाते थे, क्ले से भी सिखाते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ। और मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मतलब केंद्रीय विद्यालय, मतलब हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि पेरेंट्स ने उस स्कूल में एडमिशन कराया। वाओ। और वहीं पर मैं 6th क्लास में था, हमारी मैम ने, हमारी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे उठाया कि आप कविता पाठ करेंगे अगले दिन, और अपने सेक्शन में ही वहाँ कविता पाठ करने को बोला। वो मैंने किया और उसके बाद अगले दिन जब स्कूल में किया तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। क्या बात है। तो वो जो 6th में मैम ने मुझे स्टेज पे खड़ा किया था, उसके बाद फिर स्टेज पे ही रहे। फिर मैं आपको बताऊं, एक हमारी टीचर थी जो 10th में, वो हिस्ट्री पढ़ाती थी मैम, और उन्होंने इस तरह से हिस्ट्री पढ़ाती थी कि हमें सीधा पूरा ब्रेन में, मस्तिष्क में जा रहा है। वो ऐसा लगता था कि वो दौर, वो कहानी वो हमारे सामने घटित हो रहा है। ओके। 11th में जब चुनना था सब्जेक्ट्स, वो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि जब सब्जेक्ट्स चुने तो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने मित्रों के साथ जोश में आकर के कि जी हमारे तो फर्स्ट डिवीज़न आई है, मेरे लगभग उस समय 70+ % थे कि जी हम इतने अच्छे परसेंट है, हम तो इंजीनियरिंग में जाएंगे जी, हम तो मैथ साइंस पढ़ेंगे। तो हमने वो ले लिया था जोश जोश में। हाँ, मित्रों के साथ जोश में। बाकी स्कूल कैप्टन वगैरह तो थे ही, और कल्चरल एक्टिविटीज़ में, और उसके साथ साथ स्काउटिंग, उसके साथ हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स होते थे। मतलब मैं लगभग 10th तक इंडिया काफ़ी घूम चुका था वाह। स्कूल की तरफ से। और स्पोर्ट्स में भी मेरा एथलेटिक्स में था मैं, और वॉलीबॉल में थे, तो कई रीजनल, क्लस्टर, नेशनल गेम्स होते थे। और 91 में एक स्काउट का कैंप हुआ था, नेशनल जम्बूरी थी केंद्रीय विद्यालय की, उसमें हम बाई रोड लखनऊ से हम गए थे भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी। ओह वाह। और जनवरी का टाइम था और उसमें जाना हुआ, और उसका एक फ़ायदा हुआ था, हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं देने पड़े थे। हम उससे बचने के लिए, क्योंकि स्काउटिंग में जा रहे हैं तो ऐसे जाने को कोई तैयार नहीं था, कोई पेरेंट्स किसी को भेज नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुआ, फिर मैंने अपने 2-3 दोस्तों को तैयार किया, भाई चल पड़ो साथ में। अच्छा जी। क्योंकि पेरेंट्स, उस टाइम मैं 11th में था। अच्छा जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th में मेरा 2nd ईयर था। ओह। इससे पहले 70% इन 10th, लेकिन जब 11th का एग्ज़ाम दिया, फाइनल एग्ज़ाम, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई थी, सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं। इन हाउस स्कूल के एग्ज़ाम होता है, और फिर दिए वो एग्ज़ाम्स। मैथ्स में तो पास हो गए, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं हो पाए। ओह। पता नहीं क्यों। मैथ्स में तो आई से बड़ा डर लगता था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। ट्यूशन्स भी पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि वो कहीं मस्तिष्क में तो जनरल साइंस, वो सोशल साइंस, वो था भरा पड़ा। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था वो अपने मित्रों, मतलब वो उस समय कुछ दौर ही ऐसा था 89-90 का ना। पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर था कि कुछ की? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं था। उस समय कुछ और ही जिद होती है, तो वही हमने कंटिन्यू किया था। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जब कंपार्टमेंट में नहीं हुआ, तो फिर एक निर्णय तो ये लेना पड़ा कि मतलब एक सोच आई कि इस स्कूल को छोड़ दें, किसी और स्कूल में जाएं या प्राइवेट एग्ज़ाम दे दें। लेकिन नहीं, मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, अपने स्कूल अपना, जिसमें हम 79 से पढ़ रहे हैं, अभी 90 था वो, मगर इसी में कंटिन्यू करेंगे। और मैंने वही 11th क्लास दोबारा से पढ़ी। जो मेरे साथ के थे वो मेरे सीनियर हो गए, जो मेरे जूनियर थे वो मेरे साथ आ गए,
लेकिन मैं फिर भी स्टेज पे भी रहा और मैंने तैयारी की और उसके बाद फिर मतलब डट के तैयारी की। अगले साल क्लियर हुए और अगले साल का ही जो वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, तो मतलब पेरेंट्स का मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि जो बच्चा 11th में एक बार फेल हो गया, दूसरी बार 11th कर रहा है, उसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उन्होंने बोला कि ठीक है आप चले जाओ। और उसके बाद मैंने फिर 12th भी वहीं से किया और 12th में फिर माइंड इस तरह से बनाया कि थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी की जाए। जिस चैप्टर्स में मेरा अच्छा है, जैसे मैंने अभी बात कर ही रहा था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्ती नहीं हो पाई, तो उसके अलावा जो था वो इतना कर लिया कि मैं आपको बताऊं 12th में मैंने 60 मार्क्स का पढ़ा, 40 का छोड़ दिया और उसमें से 58 आए। ओह वाओ। तो इसलिए जो करना है वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है, और जो फिर मतलब जिसको बोलते हैं ना इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो फिर वो थोड़ा उस तरह से। लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपने फिल्म देखी 12th फेल? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले ही थिएटर में देखी मैंने। अच्छा, कैसा लगा? मतलब वही टाइम याद आ गया कि मैं खुद 11th फेल हो करके और आज की डेट में हिमाचल सरकार में एसडीएम हूँ। जी। तो कोई भी जो ठान ले वो कुछ भी कर सकता है। राइट। और इतना परिस्थितियाँ जैसी थी, परिस्थितियाँ उनसे मिलती जुलती थी। मेरे पिताजी रेलवेज में पहले क्लास 4 थे, फिर वो क्लास 3 रिटायर हुए। माता जी जेपीटी टीचर थी, उन्होंने छोड़ दी थी, फिर प्राइवेट जॉब कर रहे थे, नर्सरी केजी पढ़ा रहे थे वहीं रेलवे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में। लेकिन फिर जो हमने 12th किया तो फिर 12th के साथ जैसे मन में तो वही था कि इंजीनियरिंग करनी है। पिताजी फिटर थे, लेकिन उनके ऑफिस में जाके देखते थे हम इंजीनियर्स हैं, वो सब रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। मैंने सारे एग्ज़ाम दिए। उस समय हमारे टाइम में आईआईटी अलग होता था और फिर एक एमएनआर होता था जिसको अब एनआईटी बोलते हैं, तो वो एग्ज़ाम होता था। और साथ में मैंने आईएसएम धनबाद भी दिया था। अच्छा। पॉलिटेक्निक भी दिया था। और साथ में ही वहाँ एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर यूपी में है हिंदी का, तो उसमें एडवर्टीजमेंट आई कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है और आप स्कॉलरशिप मिलेगी और आप चाहें तो इसको मतलब जो लोग इच्छुक हैं वो इसको भर दें। पीपीएल। जी। और वो एग्ज़ाम करवाया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन दिल्ली ने, और उसमें 20 स्कॉलरशिप्स थी पूरे इंडिया की, और वो मैंने भर दिया। ओके। क्योंकि बचपन से तमन्ना थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा स्कूल था। राइट। तो वो ऊपर वो फ्लाइंग प्लेन्स, जो ट्रेनिंग प्लेन्स हैं, पुष्पक, पाइपर वगैरह, सेस्ना, वो सब घूमते थे ऊपर येलो कलर के। तो वो बचपन से कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आ गया था कि भी उस तरफ को जाना है। ओके। तो वही गॉड्स प्लान, वो मेरे पास अखबार आया और मैंने वो एग्ज़ाम भरा। उसका बाकी इंजीनियरिंग के किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। उसमें प्री, मेन और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू, और मैंने लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पे फ्लाइंग ट्रेनिंग 92 में स्टार्ट कर दी। ओह वाह। मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आप ठान लें या आपका ड्रीम हो तो पूरी कायनात, पूरा जो है वो आपको वहाँ तक पहुँचा ही देता है। राइट। 7th क्लास में था तो पिताजी ने साइकिल चलाना सिखाई थी। ओके। और मैं अपने घर से करीब 20 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है, सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचना होता था। मैं साइकिल चला के जाता था और उसके ऊपर का मुझे कुछ चलाना नहीं आता था, ना बाइक ना कार, और सीधे वहाँ जाके मैं हवाई जहाज़ चलाता था। ओह। तो साइकिल से हवाई जहाज़ तक। क्या बात है। कौन कौन से क्या आपने फ्लाई किए हैं? हाँ, ट्रेनिंग प्लेन्स होते हैं जिसमें एक पायलट होते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, और एक को पायलट की सीट पे फिर ट्रेनी को बिठाया जाता है। ओके। तो सबसे पहले वहाँ पाइपर प्लेन था, और उस पाइपर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो पाइपर यूज़ किया गया है। ओह। तो उसमें ट्रेनिंग होती थी लखनऊ एयरपोर्ट पे। और पुष्पक प्लेन था, सेस्ना प्लेन था, उस पे हमारी, मैं 92 से 95 गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद एंड दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट पे आते थे हम, सॉर्टीज़ होती थी। तो शुरू में 20 घंटे डुअल सिखाया जाता था, आपके साथ इंस्ट्रक्टर होंगे, और 40 घंटे आपको सोलो करना होता था। ओह। तो वो मैंने 92 to 95 किया। और मतलब थोड़ा डिटेल में बताओ ना सर इसके बारे में, ये बड़ा एक्साइटिंग सा है ये। हाँ, वो
उस समय जैसे हमारा अभी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ओके तो पहले लर्निंग होता है, फिर कमर्शियल होता है ना, फिर हम परमानेंट बनाते हैं। तो वैसे वो PPL होता है, 60 आवर्स की फ्लाइंग आपको करनी होती है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ओके तो आप कहीं भी जाके हॉबी फ्लाइंग कर सकते हैं। ओके और अगर आपने कमर्शियल करना है तो उसके लिए 250 आवर्स की फ्लाइंग आवर्स चाहिए। तो 190 आवर्स और करने थे। अच्छा और उस समय 95 में एजुकेशन लोन की फैसिलिटी नहीं थी, पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था। ओके तो फिर उसके बाद मतलब मैं उसको कमर्शियली नहीं कर पाया, लेकिन वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस का कोर्स, क्योंकि वो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की स्कॉलरशिप थी, वो सारा फ्री था। मेरे साथ जो और लोग आए थे वो बहुत अच्छे अच्छे घरों से थे। बाद में वो लोग कमर्शियल करने फॉरेन भी गए, क्योंकि इंडिया में बहुत कम होता था। तो वो लोग तो पे करके कर रहे थे, और मैं तो साइकिल से हवाई जहाज। वाह बाद में मित्रों से फिर वो बाइक और कार वगैरह चलानी सीखी। तो वो जो दौर था वो बहुत ही ज़बरदस्त दौर था। उस टाइम पे क्या फीस होती थी सर अगर कमर्शियल आपको करना होता? प्राइवेट पायलट लाइसेंस का ही 4 लाख का था कम से कम। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा, करीब 20 लाख तक या उससे प्लस। और जो लोग फॉरेन जाके करते थे वहाँ तो और ज़्यादा होता था। आप बात बता रहे हो 95 हाँ 92 to 95। एजुकेशन लोन्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी बैंक्स में ना, बल्कि कार लोन्स भी बहुत कम थे, हाउस लोन भी सिर्फ शायद एक आधा बैंक ही देता था। तो फिर मेरा एक मित्र जो 12th के साथ, फिर वही मित्र काम आए, वो 12th करते ही एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया था। ओके एयरमैन वो सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, और उसमें क्या है कि आप अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वहाँ पर, अगर आपके पास 12th के बाद 3 साल का गैप है तो आप आइए वहाँ और इकट्ठे पेपर दे दीजिए 3 साल के, और आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है। ओके और उसने अपना भी भरा, मुझे भी बोला। तो 95 में मैंने वहाँ हैदराबाद जा कर के 20 दिन में 16 पेपर दिए और ग्रेजुएशन हो गई। और फिर क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस के लिए अपने पास फाइनेंस नहीं था, तो मैंने यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। और सबसे पहला एग्ज़ाम 95 में ही दिया, और 96 में मेरी पोस्टिंग हो गई काजा। मैंने 15 जुलाई 96 को हैदराबाद से आकर के काजा ज्वाइन किया एज अ सहकारिता निरीक्षक, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। वहाँ से गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत हुई। ओके मैं फिर थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। जी। वो जो आपने ट्रेनिंग करी थी, जब आपने पहली बार फ्लाई किया था अपने आप अकेले अकेले सोलो भी फ्लाइट भी करनी पड़ी? हाँ बिल्कुल, 40 आवर्स। कैसी फीलिंग थी सर? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जितनी वो जो साइंस में थ्योरीज पढ़ी थी वो सब अपने सामने होती हुई दिख रही थी, है ना। एरोडायनेमिक्स और जितना भी हम पढ़ते थे, और कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा होता है, मतलब उस क्षितिज को पहली बार देखना ज़िंदगी में, और आप खुद फ्लाई कर रहे हैं, सारे कंट्रोल आपके हाथ में और आप फ्लाई करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि टेक ऑफ करना इतना कठिन नहीं होता, लेकिन जो लैंडिंग है वो करनी बहुत कठिन होती है, क्योंकि आपको इतने आराम से करनी है कि जो आपके पीछे पेशेंट्स हैं, पैसेंजर्स हैं, तो वो बिल्कुल उनको एक मतलब जर्क भी ना है, लेकिन फिर भी आप जब फ्लाई करते हैं तो हल्का सा तो होता ही है जब वो टच डाउन होता है। इतनी उसके हाँ, तो आप इस स्पीड से लाएं और ऐसे आप लैंड करें और फिर आराम से स्मूथली। तो सब कुछ स्मूथ हो गया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ट्रेनर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा। मतलब खासकर मेरे जो ट्रेनर्स थे वो एयरफोर्स के बाद यहाँ आए थे, उनके पास बहुत फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने इतनी अच्छी तरह हमें सिखाया। और सुबह सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाके हम मैट रिपोर्ट लेके आते थे, हाँ जी विजिबिलिटी कितनी है, 4 किलोमीटर तक दिख रहा है, कितना दिख रहा है। और उसके बाद क्योंकि जो फ्लाइंग जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइंग्स हैं वो आएंगी, तो उन फ्लाइट से पहले ही हम लोगों को फ्लाइंग करा दी जाती थी। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि 95 में एग्ज़ाम्स वगैरह दे के 96 में काजा पोस्टिंग, और कितना सुंदर, मतलब आप हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, लखनऊ में पढ़ रहे हैं जहाँ +40 प्लस टेम्परेचर होता है, राइट, और वहाँ -25 -30। क्या बात है। कैसा था सर वो ट्रांजिशन फ्रॉम हैदराबाद टू काजा? बहुत ही ज़बरदस्त। वो एक ज़िंदगी की सच्चाई थी कि आप जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ख़ासकर हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, तो जैसे पेरेंट्स भी जॉब में थे, तो उसके लिए कि हाँ फर्स्ट तुरंत जॉब मिले। और दैट टाइम आई वाज ओनली 22 साल की उम्र थी,
और हम गाज़ा पहुंच गए, पिताजी वहाँ छोड़ने गए, बाई बस गए। और शिमला मेरे घर हैं और बेसिकली तो बंजार से हैं, शिमला में भी घर है। तो शिमला से जब जाते थे हम हमीरपुर काज़ा बस में, 412 किलोमीटर है शिमला से, और 24 घंटे चलते थे। 24 घंटे शाम को बस पकड़ते थे। और ख़ासकर मैं क्या करता था कि बुकिंग कराऊंगा, पहली बार तो पिताजी छोड़ने के, बाद में जब मैं बुकिंग कराता था तो बीच वाली सीट में, जो 3 वाली होती है उसके सेंटर वाली। क्यों से? कि आपको रात को नींद आए तो कभी इधर वाले के कंधे पे सोए, कभी इधर वाले के कंधे पे सोए, है ना। हाथ यूं पकड़ा हुआ है तब से ना, मतलब बड़े मजे से नींद आती। और मैं आपको थोड़ी सी पिछली चीज बताऊं कि मैं 3 महीने का था, पिताजी क्योंकि रेलवेज में थे तो 3 महीने का था, तो माता पिताजी मुझे ले करके शिमला आए थे बाई ट्रेन। और आप पता है कितनी यूनिक ट्रेन है हमारी कालका शिमला, छोटी सी जो नैरो गेज की ट्रेन है। और ट्रेन का मैं अभी बताऊं कि मुझे ट्रेन में इतनी अच्छी नींद आती है ना, ऐसा लगता है जैसे माँ गोदी में लेकर के लोरी गा करके सुनाती है ना, तो वो वैसी फील आती है मुझे ट्रेन में। और मैं 3 महीने का था तब से आया। और कई लोगों को देखता हूँ कि ट्रेन में नींद नहीं आती, और मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आज की डेट में मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि उनका 2010 और 12 में उनको हार्ट अटैक से वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मतलब वो उनके साथ बिताए हुए वो लम्हे और मुझे बड़े याद आते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि पिताजी मेरे साथ 2010 तक रहे, माताजी 12 तक रहीं। क्योंकि मेरे खुद के पिताजी के तो वो 2 साल के थे तो दादाजी की डेथ हो गई थी, और 5 साल के थे तो दादी की हो गई थी। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। और मेरा एक छोटा भाई है, वो मुंबई में गवर्नमेंट जॉब में है। वो उसने, मज़े की बात आपको बताऊं कि 95 में ही, वही 95 बड़ा यूनिक सा ईयर रहा। 95 में दशहरा मेला होता है हमारे यहाँ, तो रामलीला तो नहीं होती लेकिन दशहरे में झांकी निकलती है वहाँ लखनऊ में। और उस झांकी में मैं बना राम और छोटा भाई बना लक्ष्मण। क्या बात है। और हमारे पिताजी बने रावण। और वो झांकी में रथ वगैरह बना के पूरे 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 उसमें रेलवे कॉलोनी में घुमाया जाता है। जिन लोगों ने उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, एक हनुमान जी थे हमारे साथ, वो सब सेटल हो गए। मतलब 95 में वो किया, और उसके अगले दशहरे से पहले मेरी पोस्टिंग काजा हो गई, गवर्नमेंट जॉब। और वो मेरे साथ जो था एक, वो भी IOCL में सेलेक्ट हो गया जो हनुमान बना था। और मेरा छोटा भाई वो NIT नागपुर में सेलेक्ट हो गया। तो वो बहुत लकी रामलीला थी जी। और काजा इतना खूबसूरत जगह, वहाँ जब पोस्टिंग हुई है मैंने वो सारा एक्सप्लोर किया। मैं लगभग 2 साल वहाँ रहा, और साथ में मैं तैयारी भी करता रहा प्रतियोगी परीक्षाओं की। मैंने मद्रास से ट्यूटोरियल्स था, एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स करके था, वहाँ से मैंने उनका स्टडी मटेरियल मंगाया और वहाँ हमने तैयारी की। क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के तो चांसेस थे ही नहीं उस समय। काजा अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन 96 to 98 तो काफ़ी ज़्यादा हम वहाँ स्टडीज़ करते थे। और जॉब ऐसी थी, मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था, तो हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसको जैसे हमारे PACs होती हैं ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिनको अब जैसे राशन की दुकानें होती हैं या और भी काफ़ी सामान वो रखते थे, तो उन सब का इंस्पेक्शन करना होता था, ऑडिट करना होता था। तो मैंने पूरा स्पीति वैली को एक्सप्लोर किया। तो सारा जो हमारे इतने अच्छे अच्छे गोम्पास हैं वहाँ पर, काजा में हैं, फिर की गोम्पा है, हमारा किब्बर गांव बहुत अच्छा है, हिक्किम लांगचा तो मैं पैदल ही चले जाता था ऊपर को, क्योंकि कुछ वो ट्रांसपोर्ट वगैरह तो टाइम का होता था। और हमारा ढंकर गोम्पा है, उसके ऊपर एक लालुंग गोम्पा है, वो अल्टीमेट है। अच्छा, वहाँ अवलोकितेश्वर जी की जो मूर्ति है वो मतलब वैसी मैंने कहीं नहीं देखी। फिर कुंगरी गोम्पा है हमारा पिन वैली में। और लालुंग की मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मेरे साथ 3 जगह इस मतलब मेरी लाइफ में अभी तक अलौकिक एनर्जी मुझे फील हुई। ढंकर के साथ ही लालुंग गोम्पा है। वहाँ पर हमें बोला गया, मेरे साथ एक बेंगलोर से फ्रेंड आया था, बोला गया कि भी कैमरा अलाउड नहीं है। उस टाइम रोल्स होते थे, 36 का रोल होता था, और हम कोशिश करते कि शुरू में लगा दें और किसी तरह उससे 39 या 40 फोटो खींच लें कोडैक के। हाँ जी। तो वो हमने 40 रोल शूट किया था पूरे स्पीति में उस समय। और डेवलप कराने के लिए हमें आना पड़ता था मनाली, 200 किलोमीटर दूर, क्योंकि उधर तो था ही नहीं कोई लैब ऐसी।
तो हमने जो पूरा रोल शूट किया वो आ गया, लेकिन जो एक फोटो वहाँ लालूंग गोम्पा के अंदर ली थी मूर्ति के सामने, वो फोटो ब्लैंक आई। और ऐसा मेरे और मेरे मित्र जब स्काउट कैंप में गए थे हम भुवनेश्वर, वहाँ जगन्नाथपुरी में हुआ। जगन्नाथपुरी में हम गए, बहुत सारा पूरा रोल आया जो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन एक मेरा मतलब शरारती होते हैं बच्चे, 11th में तो थे, तो वो अंदर ले गया था कैमरा और वो फोटो नहीं आई। और तीसरा इंसिडेंट हुआ शिमला में कालीबाड़ी मंदिर है जी। मैंने नया नया वो फ्लैप वाला सैमसंग कैमरा फ़ोन लिया था जो ऐसे फ्लैप होके छोटा सा हो जाता था, और जी मैं जोश में लेके उसको अंदर पहुंच गया और मूर्ति की तरफ किया तो ब्लर आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। और फिर मेरी बगल में नज़र गई तो वहाँ पे लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है। मतलब ब्लर आ रहा है, ऐसे इधर देखूँ वो सब कुछ दिख रहा है, वो मूर्ति है वो ब्लर आ रही। तो फिर मैंने क्लिक नहीं किया वो। तो ये 3 जगह, मतलब हम जो कहते हैं कि अलौकिक शक्तियां हैं या पॉजिटिव एनर्जी होती है या भगवान जी हैं या जिन भी हम ईश्वर को मानते हैं, तो वो मैंने पर्सनली फील किया वहाँ पर। तो लालूंग की मैं बात कर रहा था और वहाँ तैयारी की, और मैंने उसके बाद और प्रतियोगी परीक्षाएं मैं देता रहा वहाँ पर। तो हम तैयारी कर रहे थे HAS की तैयारी, वो तो हम ब्लेन ट्यूटोरियल से जो मंगाए थे, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे सब्जेक्ट थे, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी पढ़ा था। ओके। और GS तो अपना बचपन से स्ट्रॉन्ग था क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए, तो GS जनरल स्टडीज़ बहुत बढ़िया थी, हिंदी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी। लेकिन सब्जेक्ट्स क्योंकि थॉरो स्टडी नहीं किया ना, बीच में तो फ्लाइंग कर रहे थे, तो रेगुलर तो 3 साल ग्रेजुएशन का नहीं किया। वहाँ पर क्या होता था, जब एग्ज़ाम देने गए थे, वो जो 20 दिन में 16 पेपर दिए, इतनी सी किताबें आती थी, वो एक दिन में पढ़ते थे और अगले दिन दिया और पास हो गए, 55% आ गए थे ग्रेजुएशन में भी। वाह। लेकिन अभी वो जो एग्ज़ाम्स थे तो हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज, जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम था वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगे, तो उसमें यही था, मेन सब्जेक्ट नहीं था। और फिर वहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ की, बैंकिंग की तैयारी की। CPOs होता है, एक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ITBP वगैरह में आप पहले असिस्टेंट कमांडेंट जाते हैं, अब शायद कमांडेंट लेते हैं वो लोग डायरेक्ट। और साथ में HAS की तैयारी की, और एक नायब तहसीलदार एग्ज़ाम होता है जी, उसकी भी तैयारी की। जैसे वो पहले एक बार 12th करने के बाद 92 में सारी तैयारियां की थी, तो भाई छोड़ा नहीं कोई भी। और उस बीच में आपको बताऊं कि 96 में यहाँ जॉब लगने से पहले, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी थी और पिताजी रेलवेज में थे, तो ऐसा लगता था कि रेलवे की तो जॉब मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि फ्री में पास मिलता है, 3-4 पास मिलते हैं, आप रेलवे में रिजर्वेशन करा के विद फैमिली आ जा सकते हैं। ओके। और रेलवे में रेजिडेंस वगैरह भी मिलते हैं और बढ़िया खुले रेजिडेंसेज होते हैं। मैंने रेलवे के एग्ज़ाम दिए साहब। ओके। अहमदाबाद का एक वाकया है कि एग्ज़ाम देने गए, हमने वहाँ जो पैसे घर से मिले थे वो यहाँ खर्च किए कि हम गए उस समय अक्षरधाम देखने। 94-5 में बहुत अल्टीमेट था वो, और कांकरिया लेक वहाँ गए। लेकिन जब रूम पूछने गए तो वो उतने पैसे जेब में नहीं थे। अच्छा, मोबाइल तो थे ही नहीं, गूगल पे का तो ज़माना ही नहीं था। तो साहब एग्ज़ाम दे के, अब वो वापसी की बुकिंग तो कराई भी थी लेकिन ट्रेन अगले दिन थी, तो एक रात जो है वो प्लेटफॉर्म पे कटे। लेकिन पेरेंट्स बीच में नहीं है, लेकिन अभी तक किसी को बताया नहीं, क्योंकि उस समय मैं अपने घर का सबसे बड़ा था और मुझे भी लगता था कि मेरी भी मतलब जिम्मेदारियां हैं। मेरा एक छोटा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, वो पढ़ रहा है, बहन है 12 साल छोटी है। तो मतलब इस उम्र तक आते आते आदमी समझ लेता है कि पेरेंटल इनकम क्या है और कितने रिसोर्सेज हैं। और मतलब जिसको कहें ना कि कहते हैं हिंदी में एक होता है शब्द की दोहन करना, तो मतलब आप लिमिट में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप। मैं उनको बताना चाहूँगा जो कई बच्चे जैसे बाहर हॉस्टल्स में या PGs में रहते हैं कि हाँ भाई किसी भी तरह मंगा लो जी, फिर उसको आप मिस यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो नहीं, संस्कार ही कुछ ऐसे थे पेरेंट्स के। तो मतलब मैं वो रात मुझे याद रहेगी हमेशा जो प्लेटफॉर्म पे बिताई थी। तो वहाँ पे रह करके मेरा SBI PO का भी क्लियर हो गया, प्री मेन हो गया, इंटरव्यू भी दिया मैंने। अच्छा। CPOs का, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं, उसका भी प्री मेन हुआ। और वहीं हमारा नायब तहसीलदार एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, उसमें प्री मेन एंड इंटरव्यू वो भी हो गया। ओह वाह। पहले हमारी 98 में फिर नायब तहसीलदार सेलेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें फाइनल इंटरव्यू में नहीं हो पाया SBI में। और CPOs का जब आया तो मैं नायब तहसीलदार बन चुका था और मैंने पूछा
जो हमारे यहाँ धर्मपुर में उस समय एसएसबी का हेडक्वार्टर था, वहाँ मैंने फ़ोन करके पूछा, क्योंकि उस समय मैं नायब तहसीलदार प्रोबेशनर था कंडाघाट में। मई 99 में डीसी ऑफिस सोलन ज्वाइन किया था, फिर कंडाघाट, वाकना घाट, वहाँ मेरी ट्रेनिंग्स हो रही थी। ओके। तो उनको पूछा कमांडेंट साहब को कि भी ये होता क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और उन्होंने मुझे गाइड किया। बोलते जी देखो, आप अगर इसमें आते हैं, CAPF में आते हैं, आप CPOs में आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप वो जो लोग हैं उनके ऊपर आप ऑफिसर हैं, लेकिन अगर आप जहाँ हैं वहीं रहते हैं तो आप आम जनता से टच में हैं। राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन में तो हर, अब इलेक्शन करवा रहे हैं आप या कुछ करवा रहे हैं या बैंकर्स हैं, सबसे टच में रहते हैं। जिस दिन फील्ड टेस्ट था उस दिन मुझे अर्ली मॉर्निंग, मतलब उससे एक दिन पहले बुखार हो गया और काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन शरीर में, और मैं पंचकूला वो फील्ड टेस्ट देने जा ही नहीं पाया। तो फाइनली फिर नायब तहसीलदार जब आए तो काजा से तो वापस आ गए जी। और नायब तहसीलदार में हमारी सबसे पहले सेटलमेंट ट्रेनिंग होती है। ओके। तो उसकी हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ओके। नायब तहसीलदार की पहले 6 महीने तो मशोबरा में हमें, वहाँ बल्दियाँ, बड़ोग, प्राणी, सियूं, ये गांव हैं, वहाँ ज़मीन नापना सिखाया गया। मैं आपको बताऊंगा कि DPF नाल देरा मैंने अपने आप नापा हुआ है, उसका रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मैप होता है पूरा, और उस पर हम शीट पे, फिर वो हमारी उस समय तो अलग अलग मेथड्स थे, अब तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं, अब तो हम सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, टोटल स्टेशन इक्विपमेंट्स हैं, उससे पहले थेडोलाइट था। पहले हम ना वो राजा टोडरमल वाले टाइम से करते थे, एक लोहे की शिस्त होती थी, उसमें धागा डालते थे, फिर सामने देखते थे, वहाँ एक झंडी लगती थी, और उसके बाद फिर हम वो इस तरह से यहाँ मैप पे ड्रॉ करते थे, मैप ड्रॉ करते थे, और मैप उसी तरह से ड्रॉ करते हैं जैसे मैंने वो प्लेन चलाते हुए ज़मीन को प्लेन देखा था। क्या बात। क्योंकि ऊपर जाते हैं तो वो प्लेन दिखती है सारी, Right. वो तो राउंड तो दिखती नहीं, वो तो आप जब पूरा अर्थ का चक्कर लगाएंगे तब पता लगेगा। Right. तो वहाँ हम, अभी ये जो पहाड़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, हम लोग तो पहाड़ी आदमी हैं, तो पहाड़ में तो यूं घाटियाँ होती हैं, ऐसे पहाड़ हैं, बीच में घाटी है, लेकिन जब हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को मापते हैं तो उसको एज ए प्लेन इस तरह से नापते हैं। तो जब हम पहाड़ से नीचे को आते हैं तो ऐसे थोड़ा सा लेते हैं, फिर नीचे पत्थर गिराते हैं, फिर उससे आगे चलते हैं, मतलब उसको एज ए प्लेन लैंड करके हम ड्रॉ करते हैं। ओके। उसका मैप। तो वो 6 महीने मशोबरा में सीखा, और उसके बाद कंडाघाट पहुंच गए, यहाँ ट्रेनिंग्स हुई। तो हम लोगों को बड़ा डिटेल में सिखाया जाता है कि पटवारी क्या काम करता है, कानून को क्या काम करता है, नायब तहसीलदार क्या करते हैं, SDM ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, DC ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, और इसके साथ साथ घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। स्पेशल 15 डेज़ की ट्रेनिंग पुलिस लाइन सोलन में मैंने हॉर्स राइडिंग की थी। सर वो किस लिए? क्योंकि पहले तहसीलों में घोड़े होते थे। अच्छा। मतलब नायब तहसीलदार जब स्पॉट पे कहीं मौके पे जाते थे और दौरे पे जाते थे, तो उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी। गाड़ियाँ तो खैर कुछ तहसीलों में आजकल अभी भी नहीं है। हाँ। तो वो तहसीलदार साहब घोड़े पे जाते थे। ओह वाह। और जब मैं लगा था तो मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो मैं तो बसों में ही जाया करता था। अच्छा। क्योंकि वो उसमें ना एक बड़ा एथिकल सी चीज़ है कि आप मान लो किसी की निशानदेही करने जा रहे हैं, या तकसीम के मौके पे जा रहे हैं, या इंतकाल करने जा रहे हैं, तो अगर आप उसी की गाड़ी में जाएंगे तो उसके खिलाफ ऑर्डर पास कैसे करेंगे? फिर वापस भी तो आना है, फिर छोड़ेगा आपको वो। राइट। तो मतलब अपनी आत्मा को बड़ा सुकून मिलता था। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी का फेवर ले रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट ऑर्डर कैसे पास करेंगे, और जुडिशियस माइंड अप्लाई करना है। और हमारे बैच में 25 लोग आए थे। ओके। और 25 नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुए थे 98 में, और उनमें से काफ़ी लोग अभी जो हैं, लगभग ज़्यादातर वो सारे SDMs हैं। कंडाघाट में जैसे 99 से 2001 तक ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई रोडू। ओके। और 2 साल वहाँ पर बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वहाँ तहसीलदार भी थे, बहुत सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी सिखाया। क्योंकि फर्स्ट आप ट्रेनिंग तो जितनी भी लेके आओ, लेकिन वही है जी कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर नए नए चैलेंजेस आते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आए सर उस टाइम पे जब आपने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया था? सबसे पहला मेरे पास वहाँ पर नगर पंचायत रोडू का चार्ज दे दिया गया SDM साहब के द्वारा। SDM साहब हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर थे। ओके। और उन्होंने मेरी ड्यूटी क्या लगाई कि जी रोडू मार्केट में क्या होता है कि लोग सामान फैला के रखते हैं। ओके। मतलब अपनी दुकान में तो रखते ही ना, दुकान के बाहर सड़क पे फैला देते हैं जी। ओके। तो इसको कंट्रोल करो आप। ओके। हमने क्या तरीका ईजाद किया कि सुबह एक नगर पंचायत का एक ट्रैक्टर चलता था जो सबका कूड़ा लेकर के वो
जहाँ जिस जगह पे डालना है वो वहाँ डंप करता था। ओके। वापसी में जब ट्रैक्टर जाता था तो मैं और एसएचओ को साथ में लिया और जिनका सामान बाहर है वो सब उसमें डाला और सीधा नगर पंचायत ऑफिस में कि जी वो जब आप रिलीज कराएंगे तो फाइन पड़ेगा फिर। तो उससे काफ़ी कंट्रोल हुआ, क्योंकि ट्रैफिक इशू हो जाता है। अब सड़क पे ही आप सामान लगा देंगे तो फिर वो लोग कहाँ चलेंगे, बसें कहाँ चलेंगी, गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी। राइट। आपका अधिकार है लेकिन आपके कर्तव्य भी है जी। फिर जहाँ आप किसी और की बाउंड्री में चले जाते हैं तो फिर आप अपना कर्तव्य नहीं समझे ना। हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, अधिकार तो हम सब मानते हैं, सब समझते हैं कि जी हाँ, जब ओपन रहेगा, खुला रहेगा तो ग्राहक भी तो बड़ी आसानी से आ पाएगा ना आप तक। राइट। और एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट वहाँ हुआ कि सरकार से, डायरेक्टरेट से चिट्ठी आई कि हाउस टैक्स लगाया जाए जिससे कि नगर पंचायत संस्था जो है वो स्वावलंबी हो सके। ओके। तो सबसे पहले वहाँ रोडू में वो हाउस टैक्स लगाया जाए, सर्वे हो, वो मैंने अप्रूव कराया हाउस से। ओके। और उसकी वजह से वो संस्था मतलब नगर पंचायत अब स्वावलंबी है। और यही मौका मुझे उसके बाद अगली पोस्टिंग में अर्की में भी मिला। वहाँ भी मैं नायब तहसीलदार था और नगर पंचायत का चार्ज था। वहाँ भी हाउस टैक्स सबसे पहले मैंने ही लगाया। सर ये कैसे करते हैं ये वाला, जो थोड़ा सा बताएं। उसमें ऐसा होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, जेईस होते हैं, वो नापते हैं। मतलब 100 स्क्वायर मीटर तो फ्री होता है। ओके। और उसके बाद का जो जितना आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है उस पर आपको नॉमिनल से टैक्स देना होता है। मान लो 1000 रुपये देना है साल का हाउस टैक्स, तो कुछ भी नहीं है, 100 रुपये महीना पड़ा। 100 रुपये से भी कम पड़ा। पर इस पे ऑब्जेक्शन होता था उस टाइम पे, जब उस टाइम पे आप जब ये उस समय एक गवर्नमेंट की चिट्ठी आई थी कि जो हाउस सदन इसको नहीं अप्रूव करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहाँ दोबारा से चुनाव हो गए, वो सब आउट। तो वो लेटर हाउस में दे करके, क्योंकि ऐसे तो लोग विरोध करते थे कि, लेकिन ऐसे ना उसमें फैसिलिटीज़ बहुत मिलती हैं। आपको सीवरेज मिल रही है, आपको नालियाँ बढ़िया से मिल रही हैं, आपके घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, आपको स्ट्रीट लाइट्स मिल रही हैं, आपको डेथ एंड बर्थ के रजिस्टर्स प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो नॉमिनल अगर मान लो क्या है 100 रुपये महीना, पर डे का कितना 10 रुपये पड़ा, लेकिन लोगों ने फिर उसको स्वीकार किया। और उसके बाद से फिर वो जो दोनों नगर पंचायत से हैं वो स्वावलंबी होगी, क्योंकि उसी पैसे से तो फिर वो अपनी सैलरीज भी देंगे ना, तो नहीं तो गवर्नमेंट की ग्रांट से ही कब तक चलता रहेगा। राइट। वो एक वहाँ पे इंसिडेंट था। और फेस्टिवल्स तो हम वहाँ पर, मतलब हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोग, जैसे हमारे स्टेट लेवल फेस्टिवल होता है, वहाँ शिकड़ू मेला होता है, और वहाँ मैंने पहली बार लाइव कर्नैल राणा जी को सुना। अच्छा। और मैं आपको बताऊँ एक किस्सा कि मेरा वहाँ एक कानूनगो जी थे, उन्होंने उनको फरमाइश की चिट दी, मतलब ही इज फ्रॉम रोडू, और फरमाइश की चिट क्या दी, बसां ते आई हो तेरी याद। मैं कहा कमाल है यार, मतलब कमरे। हाँ, मैं कहा यार आप, मतलब मैं नहीं, मुझे लगा कि रोडू में तो रोडू के ही गाने चलते होंगे, वो तो कहाँ कांगड़ा का वो। और वो उन्होंने अपनी हारमोनियम लाए हुए थे और उस पर गाया, और क्या ज़बरदस्त उनकी आवाज़ थी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैं तो फैन हूं उनका जी। वो लोग बहुत पहले से हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे लोकगीत हैं, उनको उन्होंने अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और हर जगह, और इतना लाइव प्रोग्राम्स, पहले वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब हम तो हृदय से सम्मान करते हैं। मैं तो अपनी बताऊं सर, हम तो बचपन से उन्हीं के भजन से लेके गाने सब उन्हीं के सुने हैं उस टाइम से जी। एंड मेरा बड़ा मन है वैसे जल्दी होपफुली हमसे बातचीत होगी। तो आपने कर्नैल राणा जी का जिक्र किया तो मेरा एकदम और मैंने तो जैसे 96 में काजा ज्वाइन किया, तो वहाँ सबसे पहले जुलाई में ज्वाइन किया, तो अगस्त में वहाँ लादरचा मेला होता है। यस आई नो। तो उस समय बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे वहाँ, तो हम लोग भी साथ में एसोसिएट रहते थे, अलग अलग ड्यूटीज़ लगती थी। तो मैं तो 96 से हम वो स्टेट लेवल फेयर्स और सारे जहाँ भी जाते हैं, कई जगह नेशनल फेयर हो गए हैं, अब इंटरनेशनल हो गए हैं, तो वो सारे सेलिब्रेट करते हैं। सर ये जो मेले होते हैं जी, प्रशासन द्वारा कराए जाते हैं, बहुत बड़ी मैनेजमेंट लगती है, आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन मेलों में? मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं सर, जिन्होंने जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन्होंने वो शेयर करी हैं। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या फिर किस तरीके से आप उस पूरे मेले को, या कोई भी मेला होता है उसकी मैनेजमेंट इतनी स्मूथली करते हो? मतलब मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो फाइनेंस का बहुत ज़रूरी होता है जी। और अभी मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जो हमने अभी उदयपुर में
लास्ट हमने अगस्त में त्रिलोकनाथ फेस्टिवल किया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जितनी भी टेंडर्स थे वो सब डीसी ऑफिस के जो वेबसाइट है उस पर डाल दिए। ओके। कि भी इतना ये काम है, जैसे इसका लाइट, टेंट, साउंड, म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा, फोटोग्राफी, ये सब, और इसमें इतनी इतनी आप टेंडर्स देंगे और साथ में 10,000 से 20,000 आप या 30,000 आपकी सिक्योरिटी होगी। पहले आप सिक्योरिटी जमा कराएंगे, वही आदमी टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा। ओके। और अगर हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें तो बहुत अच्छा होता है। उसमें हम लिख देते हैं कि जैसे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने इतने फेस्टिवल्स पहले किए हों नेशनल या स्टेट लेवल के, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी श्योरिटी के साथ और अपना रेट्स वगैरह लिखेंगे। तो फिर उसके बाद नेगोशिएशन होती है और बेस्ट वहाँ हम दे सकते हैं। राइट। जहाँ तक बात है हमारे स्टार्स और मेगा स्टार्स की, तो उसमें फाइनेंस को देख करके करते हैं। जैसे कि कुछ हमारे नेशनल इंटरनेशनल फेयर्स हैं जो कि करोड़ों का बजट होता है। राइट। क्योंकि जैसे कुछ जगह है जहाँ पर आपका मेला ग्राउंड, जहाँ पे दुकानें लगती हैं, वही करोड़ों की ऑक्शन हो जाता है। Right. तो उनके पास उससे बजट आ जाता है। अब जैसे मैं अर्की में था, वहाँ कम था बजट, या मैं त्रिलोकनाथ में था तो वहाँ तो कम बजट था। अब वैसे हमारे चंबा है, हमारा रेणुका जी फेस्टिवल है, हमारा मंडी शिवरात्रि है, कुल्लू दशहरा है, इंटरनेशनल, बहुत बड़े बड़े, इसमें बहुत अच्छा उनके पास अमाउंट आ जाता है, जिससे हम बड़े बड़े मेगा स्टार्स को भी बुला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला समर फेस्टिवल में है, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने भी गाया है। अच्छा जी। और मैं आपको बताऊं, मैं 99 से जैसे सोलन और उसके आसपास पोस्टेड था, तो उदित नारायण जी का लाइव हमने कराया हुआ है यहाँ पर शूलनी मेला सोलन में। वाह। श्रेया घोषाल जी का फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ, जब उनकी क्रिश वगैरह मूवी रिलीज हुई थी, वो यहाँ पे उनका करवाया हुआ है। ओह वाह। हमारे एक हास्य कवि हैं जिनका की कविताएं सुना के मुझे वो कई बार प्राइजेस ले चुका हूँ स्कूल टाइम में, सुरेंद्र शर्मा जी। अच्छा। उनकी 4 लाइना करके कैसेट आती थी। ओके। कि मैं अपनी घरवाली ने मेरे को ये कर दिया, अच्छा, ऐसा कर दिया, अच्छा, जो कि बिल्कुल हंसते नहीं है, मासूम से। और वो स्पेशली आए, मैंने उनसे कॉल पे बात की और वो आए और खुद आए, और उन्हें आने जाने का भी फेयर नहीं लिया, सिर्फ अपना जो मेहनताना था वही लिया, और मिक्का मेहंदी के बाद उनको परफॉर्म कराया था और सारे लोग बैठे रहे और पूरा फुल हाउस था, पूरा शुल्ली। आपको पता ही है कितना बड़ा मेला ग्राउंड है और कितना जबरदस्त मेला होता है। तो ऐसे ऐसे हमने करवाए। तो हम अगर उसमें ये है, कुछ तो हम जैसे ओपन टेंडर से ले लेते हैं। अब जैसे बहुत मेगा स्टार्स हैं, उनके तो हमारे पास नंबर्स नहीं होते। अब तो फिर भी ये इंस्टा पे आप डीएम कर दो या ऐसे करके मिल जाते हैं, या गूगल पे वेबसाइट पे मिल जाते हैं, पहले नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, फिर स्टेट में तो जैसे डायरेक्ट बुला लेते थे, नंबर्स अरेंज हो जाते थे, या उस जिले के ऑफिसर के थ्रू। जो बॉलीवुड के कलाकार हैं या बाहर पंजाब के हैं, जैसे सतिंदर सरताज जी हैं, या और हमारे कुलविंदर बिल्ला जी हैं, या हमारे कंवर ग्रेवाल साहब हैं, बहुत कलाकार। क्योंकि मैंने गुरदास मान जी का भी कराया हुआ है, हरभजन मान जी का कराया हुआ है, जसबीर जस्सी जी का कराया हुआ है अर्की में, और एक घुंघरू वाले कव्वाल होते थे, उनका भी फंक्शन हुआ है। तो हम क्या करते थे, फिर हम इवेंट मैनेजर्स की हेल्प लेते थे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों तरफ से गिव एंड टेक है। देखो, हम एक मेला प्रशासन का, सोलन में एक मेला होता है शुल्नी फेस्टिवल, लेकिन जो कलाकार है उन्होंने तो पूरा साल भर परफॉर्म करना है। तो सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन या उन्हीं के सहारे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में तो एक गाना अगर आपने वीडियो शूट करके डालना है तो लाखों रुपए का खर्चा है ना। अब तो 4K में शूटिंग हो रही है और कितना कितना खर्चा है, कंपोजिशन में बहुत खर्चे हैं। तो इवेंट मैनेजर्स भी उनकी हेल्प करते हैं। वो गिव एंड टेक है कि वो उनको पूरे साल भर उनको प्रोग्राम्स अरेंज करके देते हैं, हर जगह नेगोशिएशंस करते हैं, जाते हैं। और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है थर्ड पार्टी अप्रोच। आप अपनी तारीफ अपने मुंह से कितनी जगह कहाँ करेंगे। खैर, अब तो यूट्यूब है, हम भी देखते हैं। अब कुछ लोग, जो हमारी जो कल्चरल कमेटी है, वो चेक करती है कि भी इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज़ हैं, और कितने क्या पॉपुलर हुआ है इनका, या क्वालिटी क्या है। उसमें हमारे कई जो कॉलेज के हमारे टीचर्स हैं, कॉलेज लेक्चरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के, वोकल के, वो हम सब साथ में बैठते हैं। उसके बाद कल्चर कमेटी हमारी फाइनल करती है इसको। और हम कोशिश करते हैं कि जिस स्थान में, जैसे मैं आपको पर्सनल अपना बताऊंगा कि मैंने एक फेस्टिवल एज STM बनने के बाद, मेरा HAS का 22 बैच है। ओके। फर्स्ट फेस्टिवल मैंने करवाया अर्की में। ओके। तो मैंने 22 में मुझे मौका मिला जी। पहले तो मैं फर्स्ट पोस्टिंग हुई, मैंने उससे पहले तो मैं जैसे नायब तहसीलदार रहा हूँ।
फिर उसके बाद मैं तहसीलदार रहा हूँ, फिर जिला राजस्व अधिकारी रहा हूँ, बीच में मैं लोकायुक्ता में भी पोस्टेड रहा हूँ और मैं बंदोबस्त विभाग में पोस्टेड रहा हूँ। 28वां साल चल रहा है और मैं 26वीं पोस्टिंग पे हूँ और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व कर चुका हूँ और मुझे सबका बड़ा प्यार मिला है और मतलब मैं यही मानता हूँ कि माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं इतना सर्व कर पाया हूँ अपने स्टेट को और आई एम ब्लेस्ड मानता हूँ मैं अपने को। तो हमने जब अर्की में वो फेस्टिवल, उससे पहले मैं AC2DC सोलन था, AC2DC में कुल्लू था, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से वहाँ गया था मैंने 1 जनवरी 22 को वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ हमने कुल्लू कार्निवाल करवाया, एक पीपल जातर मेला करवाया। तो वो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास प्रोग्राम्स और बड़े अच्छे कलाकार, और ज़्यादातर हम वरीयता देते हैं उस जगह को, वहाँ की जो लोकल संस्कृति है, लोकल कलाकार हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुल्लू के कलाकार जो है वो शायद पता नहीं सिरमौर में या हिमाचल से बाहर तो नहीं इतना ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारी। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि वहाँ हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दें। तो जब हम अर्की में आए तो मैंने कुल्लू के कलाकार थे हमारे, तो उनको यहाँ पे इनवाइट किया, उनका बहुत अच्छा, उनमें से एक कलाकार तो थे वो, तो मतलब मैंने सोलन जिले में पहली बार परफॉर्म किया। ओह, कौन? इंद्रजीत जी। अच्छा, लाड़ी छावनी वाले? जी जी। और उससे एक नाइट थी वो ठाकुरदास राठी जी को दी थी, तो ठाकुरदास राठी जी तो बहुत पहले से पॉपुलर हैं। फिर और एक हमने स्पेशल किया था कि मैंने पर्सनली 22 का मैंने समर फेस्टिवल अटेंड किया जाके शिमला में। ओके। और वहाँ हमने लाइव शो देखा हंसराज रघुवंशी जी का। ओके। और वो मूलतः अर्की बेस्ड हैं, अर्की के ही हैं, तो वो देखा। उसके बाद शूलनी मेला सोलन में अर्की से हैं सर वो? जी। अच्छा, अर्की वो अर्की तहसील, अर्की तहसील। वैसे तो पहले बिलासपुर के से थे बट जी, तो अब क्योंकि उनकी जो पैटर्नल लैंड थी वो तो डैम में, कोल डैम में आ गई थी जी। तो फिर उनका शूलनी मेला सोलन में हुआ जी। तो हमने सोचा कि अर्की है तो छोटी सी जगह, लेकिन उनका गृह क्षेत्र है तो यहाँ भी होना चाहिए। ओके। तो उन्होंने हमारा साथ दिया और बड़ा सहयोग दिया, बल्कि हम उनको, क्योंकि फाइनेंस नहीं होता है तो हमको पेमेंट्स भी उनको काफ़ी टाइम 2-3 महीने बाद दे पाए उनको। वो ऐसा होता नहीं है बाय द वे सर, वो उनकी पेमेंट्स एडवांस में जाती है जहाँ तक मैंने सुना है। सभी कलाकारों की जाती है, लेकिन मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा हर जगह का मेरा अनुभव रहा है जॉब का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भी हम इकट्ठे कर रहे हैं, जब हमारे डोनेशंस वगैरह ये सब आ जाएंगी तो हम देंगे। और मैं पर्सनली उनको इनवाइट करने और बोलने करीब 6 महीने पहले उनके घर जाके मैं उनको बता के आया था कि क्योंकि अब आपने अगर इतना बड़ा फंक्शन करना है ना, इस लेवल के स्टार को लाना है, तो उस लेवल का आपको म्यूजिक भी चाहिए, उस लेवल का आपको स्टेज भी चाहिए, सेटअप भी चाहिए। तो मैंने उनको बोला था कि आप ही करेंगे सब कुछ, और हम जो है उस लेवल का, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा जी। तो वो इस तरह से हम अपना देश की, हमारा प्रदेश की, हमारे जिले की संस्कृति को हम बढ़ावा देते हैं। बहुत ज़रूरी है हम अपनी हिमाचली भाषा को इतना सुदृढ़ करें कि वो 8वीं अनुसूची में आए। पर सर हिमाचली तो फिर बात की जाए, अगर आप कह रहे हो हिमाचली भाषा 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, कई बार मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि जैसे लोअर हिमाचल के लोग हैं ना, वो टिपिकल इसमें कमेंट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, यार आप बढ़ के आज जे पॉडकास्ट जे अपनी भाषा च हुंदा था और मजा आना था, ऐसा आता है। और कई बार जो है सिरमौर वाला बंदा अपनी उसमें बोल देता है, क्योंकि कई बार सिरमौरी गेस्ट आए होते हैं ना, तो उस हिसाब से अब मेरे को ये हो जाता है कि यार मैं अगर कर भी दूं। अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट किया अभी, एक मिर्ची राय करके हैं जी, तो मैंने देखा आपने? बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो उसमें क्या है सर कि अब वो हम जैसे बीच बीच में मंडियाली में बात कर रहे थे जी, लोगों के कमेंट्स आ रखे हैं, डीएम्स आ रखे हैं मेरे पास कि शिमला वाले, अपर शिमला वाले, कि वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो प्लीज आप हिंदी में बात किया कीजिए ताकि हम भी उसको समझ सके। अब आप खुद समझिए ना कि वो, और वो रोहडू साइड के था, जो भी बोले मैं रोहडू से हूँ, ऐसे समझ रहे हो जी, कैसे फिर वो सामंजस्य, कैसे उसको तालमेल बिठाया जाए सर? वो हमारे जो भाषा विज्ञानी है जी, अभी उस पर काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चल रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी चल रहा है कि कुछ कॉमन वर्ड्स, हिमाचली भाषा लिखने में तो देवनागरी है जी, हिमाचली भाषा कॉमन वर्ड्स के साथ हम उसका करिकुलम वगैरह तैयार हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत मतलब अच्छे लेवल पर काम पहुंच गया है और हो जाएगा। हमारे
दो जिले हैं किन्नौर एंड लाहौल स्पीति जी। वहाँ थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है। बाकी हम चंबा कांगड़ा के साथ मिलता है, और हमारा हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू काफ़ी कॉमन काफ़ी कॉमन शब्द हैं। और मैं सोलन, शिमला, सिरमौर भी पोस्टेड रहा हूँ, तो वहाँ भी काफ़ी कॉमन शब्द हैं। गीत हैं, हमारे लोकगीत हैं, वो हम सब मिलजुल के गाते हैं, है ना जी। तो एक जगह गाया जाता है कि नीरू चली घूमदी, कुल्लू बाजार जा रही है, दूसरी तरफ बोलते जी रोडू बाजार जा रहे या शिमला जा रहे, तो वो कॉमन हमारा हो जाएगा। उसमें हमारे भाषा विज्ञानी काम कर रहे हैं। इस बारे में मुझे मेरी लेजेंडरी एस टी कश्यप सर से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे बोले मैं राठी जी को बुलाता था, राठी जी तो उस टाइम पे वहीं से ही, तो बोले मैं इनको बोलता था एक काम करो आप इनको जो भाषा है, जो लिरिक्स है, उनको बहुत कॉमन कर दो, वर्ड्स बहुत सिंपल कर दो, थोड़े हिंदी के वर्ड डाल दो, ताकि वो सब जगह पूरे हिमाचल में सुनाई दी जाए। और बोले उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर कुल्लू के गाने शिमला के गाने कुल्लू में लग गए बजने। तो उन्होंने तो उस टाइम किया था। अब आप बता रहे हो कि इसके ऊपर अगर इस लेवल नहीं, इस पे हमारा शिक्षा विभाग है वो काम कर रहा है इस पे, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो सिलेबस में भी आएगा, हिमाचली भाषा पढ़ाई जाएगी, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको हम बहुत अच्छा स्थान दे पाएंगे। इस पे हमारा भाषा संस्कृति विभाग बहुत काम कर रहा है। अब आपने मुझे ना टास्क दे दिया अपने आप ही। अब मुझे हो गया अंदर से क्यूरियोसिटी कि क्या चल रहा है। अब इसके बारे में एक पॉडकास्ट एपिसोड मैं ज़रूर बनाऊंगा अब जल्दी। सर, आर्टिस्ट की तरफ से ना एक चीज़ आती है कि जो स्पेशली हिमाचली आर्टिस्ट हैं जी, हिमाचल का प्रशासन क्या हिमाचल के आर्टिस्ट को डायरेक्ट नहीं इनवाइट कर सकते? वो भी इवेंट मैनेजर्स के थ्रू क्यों उनको बुलाया जाता है? बिकॉज आपको अगर हेल्प लेनी है इवेंट मैनेजर्स की या फिर जो भी इस तरीके से करते हैं मैनेज, तो आप बाहर के आर्टिस्ट के लिए लीजिए ना। पंजाब का आर्टिस्ट है, बॉलीवुड का आर्टिस्ट है, पर जो हिमाचल का आर्टिस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये इस बंदे में कुछ बात है, या आप जैसे आप कह रहे हो कि हम व्यूज़ चेक करते हैं, हम वो पूरा माहौल देखते हैं कि कैसा है, क्या अभी पोजीशन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रशासन डायरेक्टली उनको इनवाइट करे, ताकि जो बिचौलिए बीच में पैसा खा जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं कि जो अमाउंट आता है उसका बहुत कम अमाउंट उनको मिल पाता है, और उस वजह से कई सारी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपदेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं तो पर्सनली डायरेक्ट ही करता हूँ। मैंने अभी 2 फेस्टिवल्स तो मेरे को मतलब 100% मुझे करने का जहाँ मौका मिला, तो अभी 2 साल में 2 फेस्टिवल्स किए हैं। उससे पहले भी हम डायरेक्ट बातचीत करते थे। और आपकी बात सही है, कई जगह हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, जैसे अभी विंटर कार्निवल मनाली हुआ है, किस तरह से हो रहा है लाइव में, कैसा चल रहा है, हम लोग देखते हैं। और हम सारे एसटीएम्स एक दूसरे को भेज देते हैं कि हाँ भाई, इसने इतनी पेमेंट्स हुई थी, इसकी इतनी पेमेंट्स हुई थी, जिससे कि हम भी फिर बात करें, नेगोशिएट करें, तो फिर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बिल्कुल उसी पे करें। तो ऐसा जब हम लोगों ने कई जगह किया, तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि डबल पेमेंट्स की गई हैं, और बाद में जब कलाकार से बात हुई तो उसको 50% ही मिला था, ऐसा भी पाया गया। लेकिन फिर मैं तो पर्सनली डायरेक्ट कर लेता हूँ, या नंबर्स हम अरेंज कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है या कल्चर कमेटी है, तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर पाती है, या उनके पास लिंक्स नहीं होते हैं, या समय का अभाव होता है, या जल्दबाजी में वो फिर जो प्रोवाइड कर दे वो उस तरह से कर लेते हैं। लेकिन हाँ, आपका ये बहुत अच्छा है कि हम एटलीस्ट उनको डायरेक्ट बात करें और उनको अच्छा अवसर मिले। लेकिन वो फिर वही वाली बात है कि आप एक फेस्टिवल कर लेंगे, वो फेस्टिवल सोलन में फिर 1 साल बाद आएगा। राइट। अब 364 दिन और भी तो हैं। राइट। उसमें भी कार्यक्रम करने हैं। राइट। तो वो हर जगह हर आदमी उस कलाकार तक नहीं पहुंच जाएगा ना। अब चंबा में कोई इवेंट हो रहा है, तो वो जो इवेंट मैनेजर्स हैं वो तो मैनेज करते हैं पूरा, वो तो उनके पास तो सारा शेड्यूल होता है, उनका तो 100% मतलब 24/7 यही जॉब है ना। तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैसे सिंपल सा है, हम बात करते हैं कि ये बुक है, कितनी खूबसूरत बुक है, आप शो योर वर्क है। अब ये बुक एक राइटर ने लिखी, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंची? बीच में कितने माध्यम हैं। वो कहीं प्रिंट हुई होगी, किसी ने प्रूफ रीड किया होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर उसके बाद किसी डीलर के पास हुई होगी, या हमने ऑनलाइन ली होगी। कई माध्यमों से हम तक पहुंची है। तो ये इट्स ए
मतलब विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब रीजनेबल हो, Right. किसी का जो है ना शोषण ना हो इसमें, आप एक दूसरे की हेल्प करें, Right. और अब उनको भी पूरे 365 डेज कलाकारों को भी काम मिले। इवेंट मैनेजर कोई है वो भी पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई सिंगर है वो भी पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, राइट। उनका मेन कहना ये होता है, जितने भी लोगों से मैंने बात करी अभी तक, कुछ एपिसोड्स आ चुके हैं, कुछ एपिसोड्स अभी पब्लिश करने वाला हूँ, कि होता क्या है कि सबके सब जो लोग हैं वो इवेंट मैनेजर्स के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना 365 डिग्री। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, जो हमारा लोकल कलाकार है ना सर, मोस्टली उसने ना इवेंट मैनेजर्स रखे नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं। बट परसेप्शन ऐसी चल रही है कि अगर मेले में अगर अगर लाइव परफॉर्मेंस होगी तो वो किसी ना किसी इवेंट मैनेजर के थ्रू ही होगी, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ये परसेप्शन है, ये मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो मुझे बताई गई है सिंगर्स के द्वारा। तो उनका ये रहता है कि अगर हो सके पॉसिबल तो प्रशासन डायरेक्टली उनको इनवाइट करे तो उनको अच्छा लगेगा। बाकी तो ठीक है, इसके ऊपर तो चर्चा की जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए आप आए हो पहली बार तो मुझे लगा कि शायद आप तक ये मैसेज मैं डायरेक्टली पहुंचाऊं। नहीं, आपने बहुत अच्छा मैसेज अभी बताया, और हम चाहेंगे इसको, जो हमारे मित्र हैं भाषा संस्कृति विभाग में, जो जिला भाषा अधिकारी हैं या जिला लोक संपर्क अधिकारी, हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, कि वो इनकी लिस्टिंग करे। राइट। हर जिले से जो हमारे कलाकार हैं उनकी ग्रेडिंग करते, उनकी लिस्टिंग कर दे, उनका अमाउंट्स फिक्स कर दे। Yes. और जिसको जो चाहिए, अब कांगड़ा में फेस्टिवल हो रहा है, जो जिनको चाहिए वो उनको ले सकते हैं डायरेक्ट, और अगर सिरमौर में हो रहा है तो वो ले सकते हैं, रामपुर में हो रहा है वो ले सकते हैं, किन्नौर में हो रहा है, मतलब हर जिले में उस तरह से लिया जा सकता है। Right. तो वी कैन प्लान, ऐसा किया जा सकता है। Right. आपका बहुत अच्छा सुझाव था, और ये मैं आपके साथ मतलब लेके जा रहा हूँ आपसे। और हम प्रशासन में जो हमारे मित्र लोग हैं और जो हमारे लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में हैं, हमारे HAS ऑफिसर्स हैं, तो हम उनको बताएंगे, जिससे कि आगे मतलब मैंने खुद भी आपके बहुत लगभग सारे पॉडकास्ट देखे हैं। अच्छा जी। और जब मुझे मतलब वो टीस दिखती है ना उनकी आंखों में, और वो मतलब एक क्रोध कह सकते हैं, वो ऐसा दिखता है उनको कि यार मैं इतना अच्छा कलाकार हूँ, मेरे इतने इतने हिट गाने हैं, मैं बॉलीवुड में हूँ, मैं ये है वो, और यहाँ पर मुझे अपने ही प्रदेश में जो है ना पूछ नहीं रहे, मुझे मौका नहीं मिलता। थोड़ा सा जो चीज़ आई थिंक जो रिस्पेक्ट वो ढूंढ रहे हैं, या जो चीज़ें बोल रहे हैं कि यार हमें एटलीस्ट डायरेक्ट बुलवा लो, उल्टा प्रशासन का ही पैसा बचेगा, प्रशासन का ही पैसा बचेगा। आप सही कह रहे हैं। अभी मैं लगभग फेस्टिवल्स लाइव देखता हूँ, तो उसमें कुछ जगह क्या है कि हमने बुलाया जी 22 लाख का स्टार जी मुंबई से जी किसी एक स्टेज पे जी, और वो आया और आते ही बोलता है जी मेरा गला खराब है। तो फिर क्या फायदा, 22 लाख तो हमारे कूड़े में चले गए। अच्छा, आपको देने पड़ते हैं उस टाइम पे अगर ऐसा नहीं, तो अब उसने प्रोग्राम तो किया लेकिन अप टू द मार्क नहीं हुआ ना, तो उसकी बजाय हम जो अपने अच्छे कलाकार हैं उनको मौका दे सकते हैं। अब तो हिमाचल से भी कई कलाकार बॉलीवुड में आ रहे हैं, कई गा चुके हैं, कई गा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स हैं। मेरे पास आए थे किशन वर्मा जी, मेरे पास आए थे संजीव दीक्षित जी। वो उनका एक सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि सर क्या A-rated आर्टिस्ट होने के बाद भी मुझे मेले में गाने के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा। समस्या वही है कि DPRO एंड DLO अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाएं, और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं वो भी मतलब जो इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, जैसे हमारे कॉलेज लेक्चरर्स हैं हमारे नज़दीक हैं, या उस क्षेत्र का जो अच्छा लोक गायक है, हम उनको कल्चरल कमेटी में रख करके और फिर उस तरह से हम करें। और मुझे भी पर्सनली बड़ा अटपटा सा लगा था जब संजीव दीक्षित जी वाले में मैंने पॉडकास्ट में देखा था कि वो बोल रहे हैं कि जी मुझे कॉल आई तो मैंने बोला कि ऑडिशन लेने आना है कि देने आना है जी, और जहां आप बुला रहे हैं वहां तो मैं इतने स्टार नाइट्स कर चुका हूँ जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए जी। मेरा एक इस मामले में सुझाव रहेगा कि जो हमारे लोक संपर्क विभाग और हमारा भाषा विभाग है, भाषा संस्कृति विभाग, उस लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस करके और कलाकारों को बुला करके एंड इवेंट मैनेजर्स को बुला करके और प्रशासन वो मीट करके और एक कोई ऐसा सामंजस्य स्थापित करें जिससे कि किसी के मन में मलाल ना रहे। राइट। हाँ, ये एक बहुत अच्छा इस तरह से हो सकता है और मैं ये आपकी तरफ से लेके जा रहा हूँ ये सुझाव, और मैं जहाँ
पहुंचना है उन अधिकारियों तक, ये मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। जो हमारा स्टेट लेवल फेयर है ना, तो उसमें अदर स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स भी आने चाहिए, हमें सबकी संस्कृति देखने को मिले। और मैं अपने आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो हमारे और मित्र हैं कि जैसे हमारे लाहौल स्पीति के ज़िले के कलाकार हैं और उनका कल्चर है, प्रोग्राम्स हैं, तो वो जो और अन्य ज़िलों में कार्यक्रम होता है तो एक इवेंट उनको भी दिया जाए, एक प्रोग्राम दिया जाए, जिससे हम एक दूसरे ज़िले की संस्कृति को नज़दीक से देख सकें। कौन से कलाकार हैं जिनको आपने अभी परफॉर्मेंस करवाई हो लाहौल स्पीति के और जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? लाहौल स्पीति में हमारे सबसे पहले तो हमने जितने हमारे महिला मंडल्स थे जो एक्टिव थे उनके प्रोग्राम कराए, और उन्होंने लाइव म्यूजिक, वो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर के आए, वो उन्होंने बजाए और उन्होंने वहाँ पर गीत भी गाए और उन्होंने डांस भी किया। एक तो इन सबको काम भी मिला। और वहाँ के मुख्य कलाकार हैं, एक रवि नेमा जी हैं बहुत अच्छे, आकाश लोचनपा हैं और रोजी शर्मा जी हैं, रुबीना राय जी हैं, हमने उनका प्रोग्राम करवाया। उसके साथ ही हमारा पांगी क्षेत्र लगता है, किलाड़ पांगी, वहाँ के 3 कलाकार थे हमारे, क्योंकि आसपास में उनके एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ हैं, तो वहाँ जीवन जी थे, ओम राणा जी थे, पंगवाल बंधु थे। उससे थोड़ा सा आगे हमारा जम्मू का एरिया लगता है, वहाँ के टशी रॉक जी थे, पाडर वैली के। तो वो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। और किन्नौर से हमारे जो बीरबल किन्नौरा जी थे हैं, और एक चंद्रलाल नेगी जी थे, तो और हमारे कुल्लू में रहते हैं रमेश ठाकुर जी थे। ये सारे हमारे वहाँ पर लोक कलाकार थे। और कुछ कलाकार हमने जैसे सुंदरनगर से ममता भारद्वाज जी आए थे, और इसके अलावा कांगड़ा से हमारे कुमार साहिल जी आए थे, और एक आपके सोलन जिले से हैं हिमाचली जोड़ी है अर्जुन गोपाल एंड रंजना रघुवंशी एरकी से जी। सर आप हैं अभी एसटीएम की पोस्ट पे उदयपुर में, राइट, जिसको एसटीएम को बोलते हैं हिंदी में उपमंडल दंडाधिकारी जी, राइट जी। तो जब आपकी ये ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सीख आपको क्या दी जाती है? इम्पॉर्टेंट सीट यही दी जाती है कि भी हाउ टू सर्व द पीपल, सबसे पहला। और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की है, उन एक तो हर विभाग में सामंजस्य बिठाना। जैसे अभी उदयपुर में रोड के लिए लैंड एक्विजिशन हो रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो बीआरओ है हमारा, वो रोड बनाएगा, तो वो लैंड एक्वायर करनी है, फिर लोगों के साथ तालमेल बनाना है, लोगों को उसमें हमने लैंड एक्वायर करके कितना पैसा देना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कोई विकासात्मक कार्य हो रहे हैं तो उसमें जहाँ पर जैसे लैंड एक्वायर होनी है तो वहाँ ध्यान रखना है, या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहीं काम करना चाह रहा है, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर काम करना चाह रहे हैं, या हमारा जल शक्ति विभाग है, या उसके अतिरिक्त हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, तो लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना। कई बार लोगों को एतराज़ हो जाता है, या कुछ हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं और उसमें फिर लोग बोलते हैं नहीं जी हमारे ये नॉर्मल रिचुअल्स ये हैं, तो इस समय ये कार्य नहीं होना चाहिए। तो फिर हम वो लोगों में और कंसर्न डिपार्टमेंट्स में उनमें सामंजस्य बिठाने का काम बहुत ज़्यादा होता है, और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है। क्योंकि अब जब मैं उदयपुर में हूँ तो यहाँ सिविल कोर्ट तो कुल्लू में है, या केलोंग में कभी सर्किट कोर्ट आता है, तो जो कुछ आईपीसी की धाराएं होती हैं, सीआरपीसी की धाराएं होती हैं, कुछ लोग जैसे नॉर्मली शांति भंग कर देते हैं, या कोई आपस में घर में मारपीट हो जाती है या लोकेलिटी में हो जाती है, तो वो फिर पुलिस उनको अरेस्ट करती है, फिर 24 घंटे के अंदर हमारे सामने पेश करती है, फिर हम उनको जमानत पे रिहा करते हैं, उनसे पर्सनल बॉन्ड भरवाते हैं कि हम शांति भंग नहीं करेंगे। तो समाज में मतलब सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर मतलब अब कई जगह आप समझ सकते हैं कि भी कोई अगर व्यक्ति गलत है तो उसको दंड भी देना पड़ता है, दंडाधिकारी। अगर नहीं देंगे तो फिर समाज में तो फिर तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा, तो इसलिए ये सारे कई बहुत सारे जिम्मेवारी वाले काम होते हैं। तो एक डेली रूटीन क्या होती है सर? मेजर डेली रूटीन, एक तो आप 24/7 ऑन जॉब रहते हैं, खासकर आप दुर्गम क्षेत्र में हैं तो कई बार पत्थर गिर जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो रास्ते खुलवाना आपका काम है। कई बार पर्वतारोही आते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर उनको निकालना, रिलीफ एंड रेस्क्यू का वर्क हो गया, 24/7 चलता है ना जी। और ऑफिस तो अपना ऑफिशियल वर्क तो होता ही है, जो
कम्युनिकेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट से, आपके लेवल तक पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से, तो उनके रिप्लाईज वगैरह जाने हैं, या वो आपने अपने नीचे नायब तहसीलदार हैं या कानून गोज पटवारीज हैं, उनसे काम करवाना है। वो सारा कई सेंसस का वर्क होता है आजकल, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस का चला हुआ है, लैंड एक्विजिशन का वर्क चला हुआ है, कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट के काम होते हैं, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के काम होते हैं कि भाई ये फॉरेस्ट एरिया है लेकिन डेवलपमेंट के लिए लेना ज़रूरी है, तो उसके काफ़ी इंस्पेक्शंस होती हैं और उस पर आगे काम होता है। और पब्लिक डीलिंग डेली होती है, जैसे कुछ लोगों ने जैसे सर्टिफिकेट्स बनाने हैं तो वो तहसील से बनाएंगे, या फिर आपने काउंटर साइन करने हैं, या कुछ मैरिज रजिस्ट्रेशन आपके पास होता है एसडीएम ऑफिस में, उसके अलावा व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं। कई लोगों की जैसे आप वो व्हीकल लोन पे लेते हैं तो हाइपोथिकेशन चढ़ेगी फिर उतरेगी, या अपने लाइसेंसेस भी रिन्यू कराते हैं लोग, और गाड़ी की पासिंग होती है, बहुत सारे मल्टीफेरस काम होते हैं। अभी आजकल हम तैयारियों में हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी हमने 5 जनवरी को वोटर लिस्टें तैयार की हैं, है ना जी, उन्हीं पे इलेक्शंस होंगे। अभी जो 1 जनवरी 2024 तक जिन्होंने 18 वर्ष पूरा कर लिया है वो सारे मतदाता वो मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। अभी हमारे लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, और उसके बाद हम पूरी तरह से 100% इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। और हमारे आप जानते ही हैं हिमाचल में 4 लोकसभा सीट्स हैं, तो उनके लिए इलेक्शंस होना है, और बहुत कई दुर्गम क्षेत्र हैं। उदयपुर में अभी भी कुछ ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां 2-2 घंटा 3-3 घंटा पैदल जा करके पोलिंग पार्टीज जाके फिर वो लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग करवाती है। और आजकल अभी हम वहाँ पर सबको हर पोलिंग बूथ पे जा करके पहले एक अवेयरनेस कैंपेन हो चुका है। अच्छा। और अभी हमारे एसडीएम ऑफिस में डेली अवेयरनेस के लिए पूरा सेट लगा हुआ है, मशीन्स का, लोग आते हैं, देखते हैं, वोट डालते हैं और पूरा उसका चेक करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और। जब सर आचार संहिता लगती है जी, उस टाइम पे आपका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट जी। उस टाइम बताइए ना, उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और कैसे आप उनको टैकल करते हैं? आप तो क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया का युग है, राइट। आदर्श आचार संहिता जैसे ही हमारा कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अनाउंसमेंट करता है प्रोग्राम की, उसी समय से लग जाती है। ओके। और उसके बाद फिर कोई भी नए कार्य की घोषणाएं नहीं होती हैं। जो एमसीसी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चीज़ें हैं उनका सारा अक्षरशः पालन हम इंश्योर करते हैं। और उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो हम सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डेपुटेशन पे चले जाते हैं और वो सारा गवर्न करता है, और हम सब फिर इलेक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे वोटिंग मशीन्स तैयार होनी हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह होनी है, फिर मतदाताओं के लिए वहाँ जाना है, और साथ में एक स्वीप कैंपेन हम आज भी कल भी चला रहे हैं, और उस समय हम और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं कि मतदाता आएँ और वोट करें। क्योंकि मेरे अवेयरनेस कुछ मित्र ऐसे हैं जो छुट्टी मना लेते हैं उस दिन, जबकि लोकतंत्र का ये कितना बड़ा उत्सव है। आप जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आप जिन कैंडिडेट्स को चाहते हैं उनको आप वोट करें, मतलब 100% वोटिंग होनी चाहिए। तो हम इसके लिए प्रयास करते हैं कि स्वीप कैंपेन है हमारा कि लोगों को जागरूक करें, सभाएं। आजकल तो ये भी हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को ज़रूर भेजें कि माँ बाप घर में छुट्टी मना रहे हैं या उस दिन फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। नहीं सर, कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ सक्सेसफुल करानी है ना इस टाइप की, तो बच्चे सबसे बढ़िया होते हैं जी। स्कूल्स में जाके बच्चों के पास ये मैसेज अच्छे से कन्वे कर दो और वो बच्चे फिर खुद पुश करते हैं। ये बहुत सारी ब्रांड्स भी करती हैं ये वाली टेक्निक। और जो आप कह रहे हो, आपकी बात से मुझे याद आया ये वाली चीज़ कि बच्चे जब पुश करना स्टार्ट कर देते हैं ना पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के पास भी फिर कोई चारा नहीं होता उस चीज़ को करने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश, सीईओ हिमाचल प्रदेश, वहाँ से हमें निर्देश हैं कि हम लोग स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम खुद जाके वहाँ बताते हैं। इससे पहले मैं अर्की में था तो सीईओ सर खुद आए थे अर्की कॉलेज में। अभी कौन है सीईओ? सीनियर आईएएस हैं सर, मनीष गर्ग जी। अच्छा। और वो स्पेशल ट्रेनिंग्स और ये जो आप जैसे बात कर रहे थे ना, वो हमारे सिस्टम में है स्वीप कैंपेन में। अच्छा। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को बताया जा रहा है, खासकर जो नए युवा वोटर हैं जो अभी 18 के हुए हैं, उनके वोट्स पिछले साल ही हमने रिवीजन के टाइम जो हम तैयार कर रहे थे तो हमने बना दिए। ओके।
सर, आपको पता ही है कि यूथ बहुत सारी तादाद में जो है प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने अनुभव से उनको? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा हमारे जो युवा साथी हैं कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो तो आप बहुत ही अच्छी तरह करें। खासकर क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपने पूरा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में सारी चीज़ें आती हैं, और जो आपका एक सब्जेक्ट आपने पर्टिकुलर चुनना है उसकी पूरी डेप्थ की नॉलेज लें। और एक चीज़ हमेशा ख्याल रखें, अगर आपकी मंशा क्लियर है तो हमारे स्कूल्स में लिखा होता है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। अगर आपकी मंशा ठीक है, जैसे मैं अपना ही बताना चाहूँ आपको कि 11th में तो मैं भले फेल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इतनी तैयारी की, और ख़ासकर स्पीति में 2 साल रह करके और पूरी 100% आपने पूरा डिवोशन के साथ वहाँ तैयारी की, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब मैं पिछले साल का अनुभव बताऊं आपको कि मैं जब कुल्लू में कार्यरत था तो वहाँ से 3-4 लोग बाहर के प्रदेशों से आके तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किया। तो और आजकल तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आपके पास ई लाइब्रेरी हैं, आप उनसे तैयारी करें। और मतलब बहुत अच्छा, आप जो सोचते हैं कि ये काश होना चाहिए था, या मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे शहर में ये योजनाएं होनी चाहिए थी, वो सारी योजनाएं आप खुद बना सकते हैं, खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे युवा साथियों के लिए ये संदेश रहेगा कि आप इस तरह से तैयारी करें और अपने ही देश को अपने सर्व करने के लिए आगे आएँ। सर, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The Himachali Podcast.